वेलकम टू जीएस एक्सप्लेनेशन। आज हम लोग लैंडफॉर्म मेड बाय रनिंग वाटर पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि रिवर के कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अपर और माउंटेन कोर्स। सेकेंड एंड थर्ड क्या नाम था? मिडिल और वैली कोर्स, यहाँ लिखा है। और इस वीडियो में हम लोग मिडिल और वैली कोर्स एंड द लोअर प्लेन कोर्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पहले कोर्स को देख चुके हैं। इन द मिडिल कोर्स द लैटरल कोरेजन टेंड्स टू रिप्लेस द वर्टिकल कोरेजन। मिडिल कोर्स में एक नया काम होना शुरू हो गया है। क्या हो गया है? लेटरल कोरेजन होना शुरू हो गया है। वर्टिकल कोरेजन अब नहीं होगा। वर्टिकल कोरेजन पहले में क्यों हो रहा था? पहले कोर्स में क्योंकि वहां पे जब सोर्स से रिवर निकल रहा था तो उसका स्टीप स्लोप्स पहाड़ों का था, इसलिए उसका ग्रेविटी के अंडर में बहुत तेजी से नीचे फॉल कर रहे थे और उनके कारण वर्टिकल कोरेजन हो रहा था, यानी बेड का कोरेजन हो रहा था, रिवर बेड का। यहाँ पे साइड का कोरेजन होगा। साइड का कोरेजन होने से क्या होगा? बैंक्स वाइडन हो जाएंगे वी शेप्ड वैली के। वी शेप्ड वैली कहाँ बनना शुरू हो गया था? अपर कोर्स में ही। अब यह वी शेप्ड वैली बनेंगे, लेकिन इसका बैंक जो है और ज्यादा चौड़ा बनेगा। इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द कन्फ्लुएंस ऑफ मेनी ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे ट्रिब्यूटरी का कन्फ्लुएंस हो रहा है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होगा और इसलिए रिवर लोड भी इंक्रीज होगा। रिवर लोड इंक्रीज होगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि प्रीडोमिनेटली इसका काम अभी ट्रांसपोर्टेशन का है। वर्क क्या है? रिवर का वर्क प्रीडोमिनेटली ट्रांसपोर्टेशन का है और कुछ डिपोजिशन करेंगे, करते हुए चलेंगे, लेकिन इनका मेन अभी काम है जो ट्रांसपोर्टेशन का है। डाउन स्ट्रीम में इंटरलॉकिंग स्पर्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द वैली। देखिए वैली बन रहा है ना, ये इस वैली के दोनों साइड से देखिए इंटरलॉकिंग स्पर्स प्रोजेक्ट हो रहा है दोनों साइड से। तो रिवर मियांडरिंग करता हुआ आ रहा है। इस तरह के रिवर के मूवमेंट को मियांडरिंग कहा जाता है। और इस वैली कोर्स में, मिडिल कोर्स में इस मियांडरिंग बनना शुरू हो गया। यह इंपॉर्टेंट है जानना। लेकिन मियांडरिंग फुली डेवलप्ड कहाँ बनेगा? फ्लड प्लेन्स में बहुत बड़े बड़े मियांडर्स बनेंगे, वहाँ ऑक्सबो लेक भी बनेगा, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखिए मियांडरिंग थोड़ा थोड़ा करते शुरू हो गया है चलना रिवर का, और साइड्स में इसको काटते हुए चले जाएंगे। किसको काटेंगे? इंटरलॉकिंग स्पर्स का। आर कट बैक इनटू द लाइन ऑफ ब्लफ्स। इसको काटते हुए रिवर अपना रास्ता बनाते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। रिवर इस तरह से रास्ता अपना बनाते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। इस तरह के मूवमेंट को मियांडर्स कहते हैं। मियांडर्स वर्ड कहाँ से आया है? एक एशिया माइनर में एक रिवर है मियांडरेज, उसी से वर्ड आया है मियांडर्स। देखिए एक चीज और बनता है मियांडर में ही, रिवर क्लिफ एंड रिवर स्लिप ऑफ स्लोप्स। यह दोनों साथ साथ बनता है। इस फिगर में समझते हैं। देखिए एक रिवर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जाते हुए इसका जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को यहाँ पे नाम दिया गया है कि कॉर्क स्क्रू मोशन। कॉर्क स्क्रू मोशन में ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे कटिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिवर का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट होने के कारण जो इसमें ऑलरेडी पार्टिकल्स आ रहे थे पहले से, वह यहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इरोजन हो रहा है और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। तो जहाँ पे इरोजन हो रहा है, देखिए इस फिगर में, बी फिगर में आइए, यहाँ पे इरोजन हो रहा है तो रिवर क्लिफ बन जा रहा है। क्लिफ, कोई भी चीज क्लिफ का मतलब होता है ऊंचा। तो यहाँ पे देखिए इसकी ऊंचाई ऐसे, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप हो गया है, स्लोप एक तरह से यह कर लीजिए, तो यहाँ पे रिवर क्लिफ बन गया है। और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, उसके जस्ट सामने में डिपोजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे स्लिप ऑफ स्लोप कहते हैं। यहाँ पे यह जेंटल होता है, जेंटल स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन हो गया है तो जेंटल स्लोप बन गया, यहाँ पे क्लिफ बन गया है। तो इस और कुछ नहीं है, बस यही है, स्लिप ऑफ स्लोप एंड क्लिप्स। आगे इंटरलॉकिंग स्पर्स को हम लोग ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं वीडियो में। देखिए यहाँ पे इंटरलॉकिंग स्पर्स बन रहा था। देखिए यहाँ पे मियांडरिंग लोअर प्लेन में बन रहा है, इसलिए यह फिगर दिए हैं। लोअर प्लेन में मियांडरिंग बहुत ही ज्यादा डेवलप बनता है, यहाँ तक इस मियांडर के करीब बहुत सारे गांव भी बस जाते हैं। यहाँ पे देखिए यह गांव बसा हुआ है, इधर भी हो सकता है कोई गांव बस जाए, इधर भी हो सकता है कोई गांव बस जाए। यहाँ पे गांव जैसा लग रहा है दिखने में, यहाँ पे अच्छा खासा आबादी बस चुका है। तो मियांडरिंग बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है लोअर प्लेन में। यहाँ पे खेती भी हो जाता है, फर्टाइल भी सॉइल बन जाता है। तो इसको कहते हैं कि मियांडरिंग होना शुरू हो गया है इंटरलॉकिंग स्पर्स के साथ मिडिल वैली में ही, मिडिल कोर्स में ही। और अब प्लेन कोर्स में यानी लोअर कोर्स में भी मियांडरिंग बनता है। ऐसा नहीं कि मियांडरिंग नहीं बनता है, और ज्यादा डेवलप बनता है। इसी में ऑक्सबो लेक भी बनेगा, आगे हम लोग देखेंगे। लोअर प्लेन कोर्स, देखिए प्लेन कोर्स को लोअर कोर्स कहते हैं, या फिर ओल्ड एज भी इसको कहते हैं, ओल्ड एज ऑफ रिवर, क्योंकि इसमें अभी एनर्जी ज्यादा नहीं बचा है।
एनर्जी ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए अब यह वर्टिकल कोरिजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसका स्लोप जो है अब जेंटल हो चुका है। फ्लड प्लेन्स पे इसका स्लोप जेंटल होता है, पहाड़ों में बहुत ही स्टीप स्लोप्स रहता है, इसलिए वह लेटरल कोरिजन करता है और हाई एनर्जी के साथ फ्लो करता है। अब यह एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया है पहले के कंपेरिजन में। अब यह लेटरल कोरिजन तो अभी भी जारी है, और 99% जो अभी कोरिजन हो रहा है वो लेटरल कोरिजन ही हो रहा है। लेटरल कोरिजन होना कब से शुरू हुआ था? मिडिल कोर्स से, और प्लेन कोर्स या लोअर कोर्स में इसका मेनली यही हो रहा है, लेटरल कोरिजन। और मेनली क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है। मिडिल कोर्स में क्या हो रहा था? ट्रांसपोर्टेशन मेनली हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिपोजिशन हो रहा है। या तो इजी है। अब देखिए, जब रिवर आ रहा है तो लेटरल कोरिजन तो करते आ रहा है, लेकिन वर्टिकल कोरिजन यह नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि इसका उल्टा कर दे रहा है, अपने बीच में ही या अपने बेड पे ही यह डिपॉजिट कर दिया है। तो अब क्या हो गया? इसका बेड का बिल्डअप हो गया, बेड राइज कर गया। तो पीछे जो वाटर आ रहे थे वह तो अभी भी आ रहे हैं ना, लार्ज अमाउंट में। यहाँ तक कि ट्रिब्यूटरीज भी नए नए जुड़ जाते हैं। और कभी रेन सीजन आता है, रेनी सीजन, बारिश का मौसम, तो इसमें बहुत सारे वाटर आ जाते हैं। तो अचानक से क्या होता है, जब फोर्स पीछे से जो इसी के वाटर आ रहे हैं सेम रिवर का, और आगे में डिपॉजिट कर चुका है, तो ये अपना रास्ता बदल देता है। इसलिए कई बार दूसरे एरिया में फ्लड आ जाता है। जैसे बिहार में कोसी नदी कितना फ्लड लाता है, अपना हमेशा रास्ता ही बदल देता है ये। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, फ्लड प्लेन्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लैंडफॉर्म बनाता है लोअर कोर्स में। इसमें वाटर, अब देखिए, अगर एक कोर्स में चला गया तब तो यह कोर्स ही आ गया, और उसके बाद फिर दूसरे कोर्स में चला गया, तो जिस एरिया से गुजरा था वहाँ पे भी तो डिपॉजिट कर देगा ना। और इस तरह से हर जगह से कभी न कोई नदी गुजर ही जाता है। तो पूरे एरिया में क्या बन गया है? पूरे एरिया में फ्लड प्लेन बन गया। यानी प्लेन बन गया है, फ्लड इसलिए क्योंकि फ्लड से बना था। पिछले साल 2 साल पहले फ्लड आया था, और वो नया एलुवियम उस पर डिपॉजिट करके चला गया। यह फर्टाइल भी होता है, लेकिन यह इंसानों के लिए ठीक नहीं होता है ना, क्योंकि फ्लड में बहुत नुकसान भी हो जाता है। ड्यूरिंग एनुअल और स्पोरेडिक फ्लड दीज मटेरियल स्प्रेड ओवर द लो लाइंग एडजेसेंट एरियाज। एडजेसेंट मतलब बगल का एरियाज में, लो लाइंग एडजेसेंट एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं मटेरियल्स। A layer of sediment is thus deposited during each flood, gradually building up a fertile flood plain. When the river flows normally, its bed raised through the accumulation of deposit, and material is also dropped on the sides, forming raised banks called leaves. Raised banks बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल होते रहता है, डिपॉजिट्स होते रहता है मटेरियल का, तो किनारा इनका और ऊंचा होते चले जाता है, क्योंकि किनारे में डिपॉजिट करते चले जाते हैं, क्योंकि इनमें अब उतनी ताकत नहीं रहेगी तोड़ कर ले जाएं, बल्कि अब यह छोड़ कर चले जाते हैं, तोड़ कर नहीं जाते हैं, अब यह मटेरियल छोड़ कर चले जाते हैं। तो इम्बैंकमेंट इनका क्या हो जाता है? ऊंचा हो जाता है, भर जाता है, तो यह अपना कोर्स बदल देते हैं, फिर वहां पे जमने लग जाते हैं और कोर्स बदल देते हैं, फ्लड प्लेन बन जाता है। यही होता है। सेकेंड में ऑक्सबो लेक। देखिए, हम लोग देखे थे कि मियांडरिंग हो रहा था रिवर का इस फिगर में देखिए, यहाँ पे मियांडरिंग हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मियांडरिंग में हम लोग देखे थे कि एक साइड डिपोजिशन हो रहा है और एक साइड इरोजन हो रहा है। तो कब तक डिपोजिशन इरोजन होते रहेगा? एक न एक टाइम आएगा जब यह इरोजन हो रहा है और इधर से यह रिवर फिर से यह इधर से इरोजन कर रहा है, तो इधर भी इरोजन, इधर भी इरोजन, तो ये दोनों एक टाइम के बाद मिल जाएगा। और मिल जाएगा तो यह रिवर फिर अपना इसी रास्ते से निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे इसी रास्ते से निकल गया। यहाँ पे तो फिर यही डिपोजिशन होते होते यह डिपोजिटेड लैंड बन जाएगा, और यहाँ पे जो वाटर रह चुका है, जो उस जमाने का पानी था, वही पानी यहाँ पे रह जाएगा, और इसको ऑक्सबो लेक कहेंगे। ऑक्सबो लेक बहुत बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। जैसे कि बिहार में कांवर टाल जो लेक है वो ऑक्सबो लेक है, और ऑक्सबो ये इतना बड़ा है, इसको अभी वेटलैंड रामसर साइट घोषित किया गया बिहार में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑक्सबो लेक इस तरह से बन जाता है। देखिए, डेल्टा बनता है लास्ट में। व्हेन ए रिवर रीचेज द सी, फाइन मटेरियल इट हैज नॉट एट ड्रॉप्ड आर डिपॉजिटेड एट द माउथ। देखिए, इसको माउथ कहते हैं। जब लास्ट में यह ओल्ड हो जाता है रिवर, तो इसमें एनर्जी कम बचती है, लेकिन जो फाइन मटेरियल है, जो बहुत छोटे छोटे मटेरियल है, वो स्टिल ड्रॉप नहीं हुए हैं और अभी भी चलते जा रहे हैं। तो डेल्टा कैसे बनता है इस बुक में नहीं लिखा है, पर आपको हम बता देते हैं। यह रिवर जा रहा है और यह सी है, सी सॉल्टी होता है, सेलाइन होता है, ठीक है। और रिवर फ्रेश वाटर होता है। इसमें जो मटेरियल है वो सॉल्टी नहीं होते हैं, पहाड़ों के टूटे हुए। सॉल्टी भी हो सकते हैं लेकिन कम होते हैं। और जो रिवर है उसमें काफ़ी सारा सॉल्टी मटेरियल है, सॉल्टी सेलाइन सॉल्यूशन है।
तो इसमें जब रिवर जाते हैं ना तो सॉल्ट के साथ मिलके ये फाइन मटेरियल कोलाइड बना देते हैं, और कोलाइड हेवी होने के कारण फिर यह डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट होते होते यह भर जाता है माउथ पे, और जब ये इनका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता है तो यह डेल्टा कहलाते हैं। डेल्टा वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक लेटर डेल्टा से आया है। यह देखिए ग्रीक लेटर डेल्टा, डेल्टा को हम यूज भी करते हैं मैथमेटिक्स में खास करके। तो यह डेल्टा की तरह दिखता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, तो लोगों ने इसका नाम डेल्टा रख दिया। अब देखिए जो डिपोजिशन हो रहा है वो एलुवियल ही होगा ना, क्योंकि वह रिवर से लाया गया है और फर्टाइल भी होता है। तो फ्लड प्लेन का इसको एक्सटेंशन कहा जाता है टुवर्ड्स सी, सी वर्ड extension of flood plains. Due to the obstruction caused by the deposited alluvium, the river may discharge its water through several channels called distributary. देखिए अब इसमें दिखाया गया है फिगर 44 में कि यह डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ज़्यादा डेल्टा बड़ा हो जाता है तो यह खुद ही अपने रिवर को ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है फ्लो को। तो अब यह रिवर दूसरे डायरेक्शन में अब यह फ्लो करने लगेगा। तो जब यह फ्लो करने लगा दूसरे डायरेक्शन में और थोड़ा बड़ा भी हो गया तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। इसमें खेती भी होता है, इसमें जंगल होता है, इसमें फॉरेस्ट होता है, मरीन फॉरेस्ट होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि यह एक रिवर से डिस्ट्रीब्यूट होकर के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गया है। रिवर छोटे छोटे चैनल्स में डिवाइड हो गया है। और जब ट्रिब्यूटरी किसको कर रहे थे? जब रिवर में बहुत सारे रिवर आकर मिल रहे थे, और जब यही फ्लड प्लेन्स के बाद यही टूट जाएगा और डिवाइड हो जाएगा तो इसी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। डेल्टाज में बहुत तरह के डेल्टा का मतलब लुक होता है, देखने में अलग अलग तरह के दिखते हैं। सेवरल टाइप ऑफ डेल्टा। बर्ड्स फुट डेल्टा किसको कहेंगे? चिड़िया के पैर की तरह दिखने में लगेंगे, फुट की तरह। मिसिसिपी नदी का ऐसा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में बना रहा है। नाइल, गंगेज एंड मेकोंग रिवर का आर्कुएट डेल्टा बन रहा है। न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज इसमें है, इसके लिए आर्कुएट डेल्टा, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिख रहा है। Some other rivers, Amazon, Ob, Vistula, have their deltas partly submerged in the coastal. जो submerged होते हैं उसको estuaries कहते हैं, और जो डेल्टा का रूप ले लेते हैं उसको estuarine डेल्टा कहते हैं। estuaries जैसे इंडिया है, जैसे यह इंडिया है, इंडिया में जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, वेस्टवर्ड जो जा रहे हैं उसमें जैसे नर्मदा, तापी नदी है, ये estuaries क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके डिपॉजिट इनके पास ज़्यादा नहीं होता है, बड़े बड़े पत्थरों से, पहाड़ों से गुजरते हैं, हार्ड रॉक से, तो इसलिए इनमें ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होता। जो कम होता है वो पानी के अंदर वह जाके डिपॉजिट हो जाता है और कोस्टल लैंड से थोड़ा सा दूर होता है, तो इसको इश्यूरीज नाम देते हैं। ये सबमर्ज्ड होता है। यही इश्यूरीज जब ऊपर आ जाता है ज़्यादा अमाउंट में, जब इनका डिपोजिशन हो जाता है तो इश्यूरीज डेल्टा कहेंगे, जो कोस्ट लाइन से थोड़ा सा दूर होंगे तो इश्यूरीज डेल्टा बनाते हैं। ए फ्यू रिवर लाइक द एब्रोज ऑफ स्पेन हैव टूथ लाइक प्रोजेक्टन, जो कुछ दांत की तरह दिखते हैं, जैसा स्पेन का इब्रो नदी, उसको कुस्पैड डेल्टा कहेंगे। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आ सकता है कि किस डेल्टा, कौन सा नदी, जैसे खास करके गंगेज का याद रखिए कि गंगेज, नाइल एंड मेकोंग आर्कुएट डेल्टा बनाते हैं। बाकी ये सब भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग समराइजेज द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। देखिए डेल्टा बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस फेवरेबल है। यह क्वेश्चन का भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि कोरल्स बनाने के लिए, जैसे कोरल आइलैंड बनता है तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि क्या क्या फेवरेबल कंडीशन है। अब हो सकता है कभी डेल्टा के लिए पूछ दे। तो यहाँ पे देखिए पहला फेवरेबल कंडीशन है कि वर्टिकल एंड लेटरल इरोजन जो हो रहा है अपर कोर्स में वह बहुत एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा हो, तो सेडिमेंट ज़्यादा मिलेंगे। सेडिमेंट ज़्यादा जरूरत होता है डेल्टा के लिए। तो कोस्ट शुड बी शेल्टर्ड प्रेफरेबली टाइडलेस। कोस्ट टाइडलेस होने चाहिए, नहीं होगा टाइडलेस तो क्या होगा, वह बहकर जो मटेरियल आ रहा है वो बहकर दूसरी जगह चला जाएगा, तो एक जगह जमा नहीं हो पाएगा तो डेल्टा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए टाइडलेस होना चाहिए, ज़्यादा प्रीफर करेंगे टाइडलेस। द सी एडजॉइनिंग द डेल्टा शुड बी सैलो। देखिए जो सी आ रहा है डेल्टा के पास, जहाँ पे डेल्टा बनना है वहाँ सी सैलो होना चाहिए, यानी कि कम गड्ढा होना चाहिए। ज़्यादा गड्ढा होगा, डीप होगा, तो मटेरियल बहुत नीचे चला जाएगा और वह डिसअपियर हो जाएगा डीप वाटर में, इसलिए सैलो होना चाहिए सी। देयर शुड बी नो लार्ज लेक इन द मिडिल या इन द कोर्स ऑफ द रिवर टू फिल्टर ऑफ द सेडिमेंट। जो रिवर आ रहा है उसके बीच में कोई बहुत बड़ा लेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सेडिमेंट्स फिल्टर ऑफ हो जाएगा, सेडिमेंट्स यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा ना, और आगे क्या जा पाएगा डेल्टा बनाने के लिए। इसलिए बीच में बड़ा लेक नहीं होना चाहिए, लार्ज लेक लिखा है, बहुत बड़ा लेक नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्ट्रॉन्ग करेंट्स, स्ट्रॉन्ग ओशियन करेंट्स नहीं होना चाहिए। क्यों, सॉरी यहाँ पे लिखा है ओशियन करेंट्स एट द राइट एंगल, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है,
मान लेते हैं ये लैंड है या रिवर आ रहा है, यहाँ पे ओशियन करंट अगर राइट एंगल से आएगा, यानी कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और राइट एंगल से आएगा, तो क्या करेगा, इसके डिपॉजिट को आगे लेकर चला जाएगा और डिसअपियर कर देगा। इसलिए राइट एंगल पे कोई स्ट्रॉन्ग करंट नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग करंट, अगेन स्ट्रॉन्ग लिखा है, स्ट्रॉन्ग करंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिवर रिजुवनेशन। रिवर रिजुवनेशन का मतलब है कि रिवर रिजुवनेट हो गया। रिजुवनेशन का मतलब होता है बीइंग यंग अगेन, फिर से जवान हो गया। रिजुवनेशन का मतलब कोई चीज फिर से हो जाना, जवान हो गया। तो रिवर फिर से जवान कैसे हो जाएगा, यहाँ लिखा है द अर्थ क्रस्ट इज फार फ्रॉम स्टेबल एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट इन द कोर्स ऑफ रिवर्स डेवलपमेंट पार्ट्स में बी अपलिफ्टेड एंड डिप्रेस्ड गिविंग राइज टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एसोसिएटेड विद दिस। देखिए क्या होगा कि हमारा अर्थ का क्रस्ट स्टेबल नहीं है, कहीं भी ऊंचा हो जाता है, कहीं भी नीचा हो जाता है, कभी डिपोजिशन हो रहा है, कहीं इरोजन हो रहा है, कहीं भूकंप आ गया है, कहीं का जमीन नीचे चला गया है, कहीं ऊपर चला गया है, जैसे कि ब्लॉक माउंटेन बन जाता है, दो प्लेट के आपस के दबाव के कारण ऊपर उठ जाता है तो ब्लॉक माउंटेन कहते हैं उसको। कहीं पे रिफ्ट वैली बन जाता है, तो इस तरह से। और यहाँ तक कि रिवर भी अपने कोर्स में डिपॉजिट करते हुए जाता है, तो कभी ज़्यादा डिपॉजिट कर देता है, कभी कहीं से ज़्यादा इरोड कर दिया, कोई दूसरा नदी फिर आ गया, तो इस तरह से कुछ भी होते रहता है, स्टेबल नहीं है अर्थ क्रस्ट। तो वहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेवलप होते हैं जो किस चीज़ का अंजाम देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, रिजुवनेशन कर देते हैं रिवर का। रिजुवनेशन बेसिकली इसलिए नाम दिया गया है कि रिवर में फिर से एक एनर्जी नया आ जाएगा, और उस मतलब वो जवान हो गया है, उसमें ज़्यादा एनर्जी फिर से आ गया है। मतलब जैसा वो अपर कोर्स में हुआ करता था उस तरह का एनर्जी, लगभग उसी जैसा एनर्जी अब उसको फिर से आ गया है, तो फिर से वो जवान हो गया है। अब देखिए निगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट, दो तरह के मूवमेंट हम लोग को पढ़ेंगे। निगेटिव मूवमेंट में क्या होता है कि जब लैंड अपलिफ्ट हो जाए या फिर सी लेवल नीचे चला जाए, तो सी लेवल नीचे चला जाएगा या लैंड अप हो जाएगा, तो जो रिवर है उसमें क्या आ जाएगा, फिर से एक ज़्यादा ग्रेविटी लगने लगेगा उस पर, फिर से वो इसका स्लोप क्या होगा, स्टीपन हो जाएगा। स्टीपन मतलब सडन स्लोप हो जाएगा, गहरा स्लोप हो जाएगा, तो जिसके कारण डाउन कटिंग रिन्यू हो जाएगा। यानी कि डाउन कटिंग का मतलब क्या, डाउन कटिंग का मतलब है कि उसका जो बेड, रिवर का जो बेड कटिंग कर रहा था वह उसका रिन्यू। और यहाँ पे हम लोगों को वर्टिकल कोरिजन फिर से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वर्टिकल कोरिजन का मतलब ही है डाउन कटिंग। तो वर्टिकल कोरिजन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि यह फिर से जवान हो गया। द फॉल इन सी लेवल लीव्स द फ्लड प्लेन एट इंक्रीज अल्टीट्यूड। और जब सी लेवल नीचे हो जाएगा, देखिए दो कारण है, लैंड अप हो गया या सी लेवल नीचे हो गया, तो दोनों ही केस में क्या होगा कि स्लोप, बेसिकली यही है कि स्लोप गड्ढा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका डाउन कटिंग स्टार्ट हो जाएगा। The river with its renewed vigor cut into the former floodplain, leaving behind terraces on both sides of the river। तो अब क्या होगा कि जैसे ही लैंड ऊंचा हुआ है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी हो गया, और ज़्यादा फ्लड प्लेन को, जो फॉर्मर फ्लड प्लेन था उसको ज़्यादा तेजी से या ज़्यादा रिन्यू एनर्जी के साथ उसको काटेगा, तो क्या होगा, टेरेस बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इस फिगर में टेरेस बन गया है। टेरेस मतलब कोई भी चीज़ ऊंचा होता है, छत होता है, तो उसको टेरेस कहते हैं। दोनों साइड में टेरेस बन गया है। देयर इज ऑल्सो ए ब्रेक इन द ग्रेडेड प्रोफाइल ऑफ द रिवर ऑफन मार्क्ड बाई ए सीरीज ऑफ रैपिड्स। यानी कि रैपिड्स भी बनना शुरू हो जाएगा इसमें, कहीं कहीं पे रैपिड्स की तरह भी दिखेगा। दिस पॉइंट वेयर द ओल्ड एंड रिजुविनेटेड प्रोफाइल मीट। यहाँ पे देखिए यह रिजुविनेटेड प्रोफाइल है, यहाँ पे ओल्ड प्रोफाइल है, तो जहाँ पे यह मीट करते हैं उसको निक पॉइंट दिया गया है, यानी रिजुविनेटेड हेड। तो निक पॉइंट किस चीज से रिलेटेड है, रिवर का निक पॉइंट कहाँ बनता है, तो रिजुवनेशन ऑफ रिवर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ए पॉजिटिव मूवमेंट अकर्स व्हेन देयर इज ए डिप्रेशन ऑफ लैंड और ए राइज इन सी लेवल। देखिए निगेटिव मूवमेंट तो हम लोग देख लिए, हो सकता है पॉजिटिव मूवमेंट हो जाए, क्योंकि निगेटिव मूवमेंट का उल्टा है पॉजिटिव मूवमेंट। मान लेते हैं कि सी लेवल का राइज हो गया, कैसे, क्योंकि पोलर आइस ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेल्ट डाउन हो गया है और सी लेवल का राइज हो गया, मान लेते हैं काफी ज्यादा राइज हो गया, तो क्या होगा, इसके कोस्टल जो लैंड है कोस्ट के पास वो सबमर्ज कर जाएंगे, कुछ वैलीज ड्राउन हो जाएंगे, और वीकेन द इरोजी पावर ऑफ द रिवर, रिवर इरोजी पावर खो देगा, यहाँ तक कि लोअर कोर्स इसका डूब जाएगा और यह मिडिल कोर्स में डिपोजिशन करना शुरू कर देगा। इसका अपर कोर्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मिडिल कोर्स में डिपोजिशन बढ़ जाता है, लोअर कोर्स डूब जाता है, यही होता है। पॉजिटिव मूवमेंट देख लिए, नेगेटिव मूवमेंट में हम लोग देखे थे ना,
रिवर रिजुबिनेट हो रहा है, निक पॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब ध्यान में रखेंगे। अब ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ दिस रिवर इजी है, बुक में कवर कर लीजिएगा। चीफ हाईवे जैसे कि बनता है कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, वाटरवेज बनते हैं, इंडिया में है वाटरवे 1 जो इन गंगा रिवर पे बना हुआ है। अब देखिए यांगजी कियांग रिवर नेविगेबल अप टू 1000 माइल्स, तो यांगजी कियांग रिवर का एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए फ्लड प्लेन्स बनते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू से किसी न किसी रिवर के किनारे ही जाकर के डेवलप हुआ है, तो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। इस बुक में और भी चीज़ कवर किया गया है, आप जाकर उसको खुद देख लेंगे, ईजी है समझना। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। आगे बने रहें, इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे, सिलेबस को कवर करते रहेंगे। सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।